क्या आप जानते हैं कि भारत का एक डाकू ऐसा भी था जिसको पाकिस्तान ने पनाह दी और जिस पर बाद में भारतीय फौजी तोड़ने की कोशिशों का इल्जाम भी लगा। माजी में भारत पाकिस्तान पर सन 1993 के मुंबई धमाकों के मरकजी मुलजिम दाऊद इब्राहिम को कराची में पनाह देने का इल्जाम लगाता रहा है। पाकिस्तान हमेशा इस बात की तरदीद करता रहा है कि दाऊद इब्राहिम पाकिस्तान में ही छुपा है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि दाऊद इब्राहिम के मुबैना तौर पर पाकिस्तान जाने से 40 बरस पहले भी एक ऐसा मौका आया था जब पाकिस्तान ने इंडिया से भागे हुए एक डाकू भूपित को अपने मुल्क में पनाह दी थी। 50 की दिहाई में भूपित डाकू गुजरात और राजस्थान में काफ़ी सरगर्म हो चुका था और कहा जाता है कि जुलाई सन 1949 और फरवरी सन 1952 के दरमियान भूपित और इसके गैंग पर 82 हलाकतों का इल्ज़ाम था। इनमें से आखिरी 2 हलाकतें फरवरी सन 1952 में हुई थी। भूपित का पीछा करने वाले पुलिस अफसर विजय कांडकर ने मराठी जुबान में एक किताब लिखी। उन्होंने बताया कि भूपित हर वारदात के बाद एक तहरीरी पैगाम में पुलिस को वार्निंग देकर जाता था जिसे जासा कहा जाता था। कांडकर कहते हैं कि वो इन्हें हमेशा डेकरा कहकर मुखातिब करता था जबकि वह उम्र में इनसे 10 बरस छोटा था। डेकरा का मतलब होता है बेटा। कांडकर ने भूपित को पकड़ने के लिए पैरों के निशानात पहचानने वाले माहिरीन की मदद भी ली थी। भूपित की बढ़ती हुई वारदातों के बाद इंडियन पुलिस ने इसकी गिरफ्तारी के लिए इतना जोर लगाया कि वह जान बचाने के लिए अपने 2 साथियों के साथ सरहद पार करके पाकिस्तान पहुंच गया। यहाँ इसको गिरफ्तार किया गया और पाकिस्तान में गैर कानूनी तरीके से दाखिल होने और हथियार रखने के इल्ज़ाम में बाकायदा मुकदमा चलाया गया। एक पाकिस्तानी अदालत ने भूपित को 1 बरस की सजा भी सुनाई। मशहूर किताब द पीपल नेक्स्ट डोर द क्यूरियस हिस्ट्री ऑफ इंडियाज रिलेशन विद पाकिस्तान के मुसन्निफ और पाकिस्तान में इंडिया के सफीर के ओहदे पर रह चुके डॉक्टर TCA राघवन बताते हैं, इसके बारे में मैंने एक फ़ाइल देखी थी जो मेरे पास डिक्लासिफाइड करने के लिए आई थी ताकि इसे नेशनल आर्काइव्स में भेजा जा सके। ये मामला इतना अहम था कि इसके बारे में दोनों ममालिक के दरमियान कई बार आला सतह बातचीत हुई। मुश्किल ये थी कि इस मुतालबे को अमली जामा पहनाने के लिए इंडिया के पास कोई कानूनी जवाज़ नहीं, क्योंकि तब तक दोनों ममालिक के दरमियान मुल्क से भागे हुए लोगों को वापस करने से मुतालिक कोई मुआहदा तय नहीं पाया था। इनका कहना है कि जब इंडिया के उस वक्त के सफारतखाने की जानिब से भूपित डाकू को मुल्क वापस लाने की सारी कोशिशें नाकाम हो गई तो उन्होंने पाकिस्तान की हुकूमत पर यह इल्ज़ाम लगाया कि वो सियासी तौर पर इतनी कमज़ोर है कि वोटों की परवाह किए बगैर भूपित को इंडिया को सौंपने की हिम्मत नहीं कर सकती। भारत की जानिब से मुस्तकिल दबाव और मीडिया में लगातार इस पर बहस की वजह से जुलाई सन 1956 में उस वक्त के इंडिया के वज़ीर आज़म जवाहरलाल नेहरू और पाकिस्तान के वज़ीर आज़म मोहम्मद अली बोगरा के दरमियान इस बारे में बातचीत हुई। इसके बाद नेहरू ने वजारत खारजा की फ़ाइल पर लिखा कि पाकिस्तान के वज़ीर आज़म ने मेरे सामने भूपित डाकू का मामला उठाया। मेरे ख्याल में इस बारे में शुरुआत उनकी तरफ से हुई। मिस्टर बोगरा ने कहा कि वो पूरी तरह से इस बात से मुत्तफिक हैं कि भूपित की हौसला अफजाई नहीं की जानी चाहिए थी। इसे इंडिया वापस भेजे जाने के बारे में उन्होंने ये कहकर हाथ झाड़ लिए कि दोनों ममालिक के दरमियान मुल्क से भागकर आने वालों को वापस करने से मुतालिक सिरे से कोई मुआहदा ही मौजूद नहीं। उन्होंने कहा कि इसे इंडियन हुकूमत को इत्तला करने के बाद सरहद पर छोड़ने के बारे में सोचा जा सकता है, लेकिन किसी तरह यह खबर इंडियन मीडिया में लीक हो गई और पाकिस्तान अपनी इस पेशकश से पीछे हट गया। इंडियन मीडिया में उस वक्त भूपित से मुतालिक खबरें छाई रहती थी। ब्लिट्ज ने अपने अप्रैल सन 1953 के एडिशन में सुर्खी शाया की कि भूपित पाकिस्तानी फौज में भारतीय फौजी भर्ती कर रहा है। इस रिपोर्ट में कहा गया था कि भूपित पाकिस्तानी फौज के खुफिया इदारे के लिए भारतीय डाकुओं को भर्ती कर रहा है और एक टॉप सीक्रेट मिशन के लिए इंडिया पाकिस्तान सरहद के नज़दीक घूम रहा है। TSA राघवन बताते हैं कि मीडिया की क्या सराइयों के दरमियान भूपित की हिकमत अमली ये थी कि किसी भी सूरत में पाकिस्तान इसे इंडिया के हवाले ना करे, जहां उसे फांसी पर लटकाया जाना तकरीबन तय था। एक ऐसा वक्त आया कि उसके बाद हामियों ने सड़कों पर ड्रामे करके उसके लिए चंदा जमा करना शुरू कर दिया। उन्होंने तकरीबन 1500 रुपये जमा किए। उस ज़माने में ये बड़ी रकम थी। इससे भूपित की इतनी हौसला अफजाई हुई कि उसने एक फिल्म बनाने का मंसूबा बनाया जिसमें जोनागढ़ पर भारतीय फौज के कब्जे को दिखाया जाता। उनका मौक़िफ़ ये था कि इस तरह की फिल्म से इंडिया के खिलाफ पाकिस्तान के प्रोपेगेंडा को फ़रोग मिलेगा। भूपित को यह अंदाज़ा हो गया था कि इंडिया भेजे जाने से बचने का वाहिद तरीका यही है कि वह खुद का जूनागढ़ की आज़ादी के लिए लड़ने वाला शख्स बताए। उसने सूबा सिंध की एक अदालत में यह दलील दी कि उसने आज़ादी की लड़ाई में हिस्सा लिया है और इसी बुनियाद पर रिहाई का मुतालबा किया। ब्लिट्ज अखबार ने भूपित के इन दलाइल को शाया करते हुए लिखा कि जब मेरी रियासत जूनागढ़ पाकिस्तान में जम हो गई तो भारतीय फौज ने इस पर हमला कर दिया। हमने ताकत का जवाब ताकत से देने का फैसला किया। हमने 3.5 बरसों तक भारतीय फौज का मुकाबला किया, लेकिन आखिर में फतह इन्हीं की हुई। इसके बाद मुझे इंडिया छोड़ने और पाकिस्तान में पनाह लेने पर मजबूर होना पड़ा। मैं पाकिस्तान के आइन का वफादार हूँ जिसने मुझे पनाह देकर मेरी ज़िंदगी बचाई। पाकिस्तान की हिफाजत के लिए मैं अपने जिस्म के खून की आखिरी बूंद तक देने के लिए तैयार हूँ। जूनागढ़ के फ्रीडम फाइटर होने की भूपित की दलील आखिरकार रंग लाई और उसे पाकिस्तान में पनाह दे दी गई। वह सन 2006 में अपनी वफात तक पाकिस्तान में ही मुकीम रहा। उसने अपना मजहब तब्दील करके दीन इस्लाम कबूल कर लिया और अपना नाम अमीन यूसुफ रख लिया था। उसने पाकिस्तान में दोबारा शादी की और उसके 2 बच्चे भी हुए।
YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियो से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।